आज मुझे लगता है कि आज हम 35-36 दिन के बाद महाराष्ट्र में वापस आए हैं, विदर्भ में वापस आए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संकट मोचन का इतना विरोध क्यों महाराष्ट्र में, हनुमान जी का और राम जी का इतना विरोध महाराष्ट्र में किस कारण कर रहे हैं, ये समझने के लिए जगह नहीं छोड़ी है। क्योंकि दिल्ली में हमने रैली निकाली, हमने आरती की, हनुमान चालीसा पढ़ा, वहां पे सिक्योरिटी भी दी गई, सिक्योर भी किया गया और राम भक्त भी साथ में सब आए। सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों संकट मोचन जी का और राम जी का इतना अपमान क्यों? पर आज ये जो शनि लगा है, आज शनिवार है, मेरे महाराष्ट्र में जो शनि लगा है, आज जाकर संकट मोचन के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, आरती करेंगे हम लोग सब, राम भक्त हनुमान भक्त सभी करेंगे। और अमरावती में भी रात में बहुत बड़ी आरती और हनुमान चालीसा वहां पर भी पढ़ा जाएगा। और जो महाराष्ट्र में शनि आया हुआ है वो शनि जल्द से जल्द दूर हो, इतनी प्रार्थना मैं संकट मोचन से जरूर करूंगी। बाबा रामदेव का फोटो ना होते हुए भाजपा के बड़े नेताओं के फोटो क्या कहेंगे? मुझे लगता है फोटो देख के सभी ने खुश होना चाहिए, जो राम भक्त है उनके फोटो हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नवनीत राणा की। जिस तरह से नवनीत राणा पहुंच गई हैं नागपुर और वहां जाकर भी हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी है। नई रणनीति अब उनकी नागपुर को लेकर शुरू हो चुकी है। जिस तरह से वहां का माहौल उन्होंने सुंदरकांड का पाठ लेके आज शुरू किया। आज ही की फ्लाइट से रवि राणा और नवनीत राणा दोनों वहां पहुंचे, उनकी पूरी जो रैली थी वो वहां पहुंची। हालांकि उन्हें रैली की परमिशन नहीं मिली, ना लाउड स्पीकर की परमिशन मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां जाकर हनुमान मंदिर में पाठ किया। क्या रणनीति इसके पीछे चल रही है, किस तरह की सोच नवनीत राणा जो है लेकर चल रही है? क्योंकि लगातार जिस तरह से पहले उन्होंने दिल्ली सीपी में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, अब नागपुर में उन्होंने फिर से हनुमान चालीसा का पाठ जो है उसकी शुरुआत कर दी है। तो ये जो रणनीति चल रही है इसके पीछे क्या एक बड़ा राज है या कुछ आगे की पार्टी को लेकर इनके नए प्लान्स है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है अंजलि। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, जिस तरह आपने भी देखा नवनीत राणा लगातार नागपुर में हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन उसके बाद कई हंगामा देखने को मिला। वहां जो आपसी संबंध आपने देखा कई पार्टियों के बीच में, या नवनीत राणा जिस तरह से शिवसेना के साथ हो रहा था, अभी नागपुर में भी वहां पर नई पार्टी के साथ उनके संबंध बिगड़ रहे हैं, अब हंगामा हो रहा है पार्ट को लेकर। तो क्या ये एक रणनीति लग रही है इसके पीछे बड़ी चीज की, वहां जाना और फिर इस तरह का विवाद शुरू करना? क्या मैसेज वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, मैं तो यही कहूंगी, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ साक्षी, तो यहाँ पर जो नवनीत राणा है वो कहीं ना कहीं अब गलत रास्ते पर चलती नजर आ रही है। उन्होंने भी और नेताओं की तरह और पार्टियों की तरह धर्म को एक मुद्दा बना लिया है। आप देखिए चुनाव सर पर है और चुनाव को लेकर ही मैं कहूंगी कि नवनीत राणा अब एक खेल खेलती नजर आ रही है। आज तक उन्हें जो सपोर्ट मिल रहा था वो इसलिए मिल रहा था क्योंकि एक अकेली सांसद, निर्दलीय सांसद वो है और एक महिला नेत्री के रूप में उभर कर आ रही है, नारी शक्ति को लेकर बात करती हैं। लेकिन अब जो नवनीत राणा कर रही है वो कहीं ना कहीं भेड़ चाल चल रही है। जिस तरह से सारे नेता धर्म के मुद्दों पर रोटियां सेकने का काम करते हैं, उसी तरह अब नवनीत राणा भी नजर आ रही है। नवनीत राणा ने भी सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ को पकड़ लिया है और वो सोच रही हैं कि इसी के रास्ते वो हिंदुओं के दिलों पर अपनी जगह बना लेंगी और वोट बैंक बटोर लेंगी। लेकिन आप जानती हैं कि यहाँ पर अगर हिंदू भी हैं तो एक मुस्लिम समाज भी है और अन्य धर्म के लोग भी हैं। आप उनका तो वोट बैंक ले लेंगी, लेकिन मुस्लिम समाज का और अन्य धर्म का वोट बैंक आप कैसे हासिल कर पाएंगी? तो कहीं ना कहीं नवनीत राणा जो स्ट्रैटेजी चल रही है, उन्हें इसमें थोड़ा सा उलटफेर करने की जरूरत है। और जिस तरीके से वो लगातार हनुमान चालीसा का विवाद उठा दी जा रही है, आपने देखा पहले उन्होंने महाराष्ट्र में किया तो विवाद वो उठता चला गया, फिर उन्होंने सीपी में किया तो उनका विवाद थोड़ा सा थमा और अब वो दोबारा से महाराष्ट्र के नागपुर में पहुंच गई हैं, तो अभी भी विवाद थमा ही हुआ है। इतना बड़ा जो चीज है वो निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो नवनीत राणा को सोचने की जरूरत है कि जो विवाद थमता नजर आ रहा है उस पर आप आग लगाने का काम ना करें और धर्म के मुद्दे को बीच में ना लाएं। अगर आप एक ऐसी सांसद के रूप में उभर कर आ सकती हैं, ऐसी नेत्री के रूप में उभर कर आ सकती हैं जो कि नारी शक्ति पर बात करे, जो कि बेरोजगारी पर बात करे, जो कि देश की जनता की दिक्कतों को समझे, तो कहीं ना कहीं शायद आप पूरे महाराष्ट्र का दिल जीत सकती हैं। लेकिन आप अगर और नेताओं की तरह धर्म के
मुद्दे को बीच में लाएंगी तो शायद आप इस जंग को जीत नहीं पाएंगी और कहीं ना कहीं आप उद्धव ठाकरे के बराबर नजर आएंगे। उद्धव ठाकरे भी ये चीज करते हैं और कहीं ना कहीं आप भी वही चीज कर रही हैं। जिस तरह लाउडस्पीकर विवाद पर उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे बैठे थे, उन्हें अपने मुस्लिम वोट बैंक का डर था और कहीं ना कहीं आप भी यही चीज कर रही हैं, आप सिर्फ हिंदुओं को लेकर चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं नवनीत राणा की स्ट्रैटेजी मुझे थोड़ी सी असमंजस में डाल रही है साक्षी। बिल्कुल, जिस तरह से एक ही समाज, एक ही धर्म को वो लेकर चल रही हैं और सोच रही हैं कि मैं इसी तरफ या हिंदू वोट बैंक से ही चुनावों में खड़ी हो सकती हूँ और आगे लड़ सकती हूँ, तो वो चीज कहीं ना कहीं सोच गलत है, क्योंकि सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि और भी धर्म वहां पर मौजूद है और सिर्फ एक ही धर्म की वोट बैंक से नहीं जो है आगे चुनाव चलेंगे। और ये रणनीति भी हमें समझ आई कि इस हनुमान चालीसा पाठ के पीछे अब जो नागपुर में कर रही है, बड़ी रणनीति उनकी वोट बैंक ही है। इसका मतलब एक बड़ी वोट बैंक वो चाहती है, जिसकी वजह से अब वो जो है राम का नारा या हनुमान चालीसा का पाठ करने लग रही हैं और सबके सामने। लेकिन वहां पर एक शर्त और रखी गई कि जिस तरह से उनको एक खुला चैलेंज दिया गया था कि आप हनुमान चालीसा तो पढ़िए, लेकिन आप उनकी किताब के बिना ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। इस तरह के चैलेंज उनको दिए गए कि आप करके तो दिखाए। अगर इस तरह का वो बोल रही है कि हम पाठ करेंगे, हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, क्या बिना देखे आप पढ़ सकती हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा की हनुमान जी की बड़ी भक्त वो अपने आप को कहती दिखाई देती है। इसी बीच जिस तरह से हम वोट बैंक की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार कई चैलेंज लेती आ रही हैं, आपको नहीं लगता कि नवनीत राणा पे ऑलरेडी कुछ 2 दिन पहले की हम बात करें तो उन पर डेथ थ्रेट्स आने शुरू हुए थे? उन्हें भी खतरा है और उन्हें भी ये चीज पता होगी कि आज अगर वो जिस तरह से फिर से निकली है नागपुर में, उनको बल्कि धमकी मिली हुई थी कि अगर महाराष्ट्र लौट कर आएंगी तो उन पर जो है हमला हो सकता है। फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी या नाम भी लेंगे तो उन पर जो है बड़ी कुछ भी गलत उनके साथ हादसा हो सकता है। तो इस तरह की धमकी मिली, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या वजह हो सकती है कि नवनीत राणा इन चीजों से डर नहीं रही है बल्कि डटकर आगे निकल रही है? इसके पीछे की वजह देखिए, डर नहीं रही हैं, डटकर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस वक्त सिंपैथी मिल रही है। आप देख रही हैं डेथ थ्रेट्स उन्हें पिछले कई दिनों से आ रही हैं। एक दिन में उन्हें 11-11 कॉल्स यहाँ पर आ रही हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। और आप देखिए, जब नवनीत राणा इस चीज को सभी के सामने पेश कर रही है, जनता के सामने पेश कर रही है, तो फिर उन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो सीधा सीधा महाराष्ट्र में जाती है, उन पर हमला होता है, तो सिर्फ एक शख्स है जिन पर इल्जाम लगता हुआ नजर आएगा और वो है उद्धव ठाकरे। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज मैं कहूंगी, अगर उद्धव ठाकरे भी इस चीज की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं या अपनी नेताओं से ये चीज करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, वो ये चीज कर नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर नवनीत राणा महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है, हनुमान चालीसा का पाठ भी उन्होंने कर लिया है, लेकिन अभी तक वो सेफ है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी डर रहे हैं कि अगर वो चीज करते हैं तो उनका जो पूरा वो जो इतना परचम लहराते हैं अपना, इतने टाइम से उनकी फैमिली यहाँ पर महाराष्ट्र में अपना दबदबा बना रही है, सत्ता चला रही है, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे कदम उठाने से पहले 100 दफा सोचते नजर आएंगे। तो यही कहीं ना कहीं ये देखिए राजनीति का खेल है। और ये धमकियां तो देखिए राज ठाकरे को भी आ रही थी और राज ठाकरे तो वही महाराष्ट्र में थे, इसके बावजूद अभी तक वो सेफ है। तो ये धमकियां तो देखिए राजनीति में आती रहती हैं और इस तरीके से जो है यहाँ पर नवनीत राणा इसको एक गोल्डन चांस की तरह ले रही हैं। वो सभी को ये चीज बता रही हैं कि उन्हें डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, जिससे उन्हें सिंपैथी मिलेगी और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों का साथ मिलेगा, उनके समर्थक बढ़ते चली जाएंगे कि वो एक महिला नेत्री है, उनको सहयोग की जरूरत है। और जिस तरीके से वो उभर कर आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक बात है कि अगर वो इस तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अपने आप को पेश करती हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए महिलाओं का वोट बैंक तो उनके पास ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है। और अगर वो इस तरह से बात करती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करती है, तो देखिए देश में धर्म तो है ही और लोग काफी पूजा पाठ में भी बिलीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से हिंदू लोगों का वोट बैंक, महिलाओं का वोट बैंक तो ले ही रही हैं, लेकिन यहाँ पर उनको जिस तरीके से थ्रेट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी सिर्फ धमकियां ही है। ये चीज अभी उनके साथ नहीं हो सकती, बिकॉज इस वक्त वो यहाँ पर एक लाइमलाइट में बनी हुई है और सबकी नजर फिलहाल महाराष्ट्र में नवनीत राणा पर ही टिकी हुई है। और इन चीजों से हमें ये भी समझ आता है कि नवनीत राणा बिल्कुल राजनीति में अपनी किस्मत चमकाने की पूरी कोशिश कर रही है और वो किस्मत कहीं ना कहीं चमकती हुई भी दिख रही है। हालांकि जिस तरह से वो पूरी कोशिश कर रही है हिंदू वोट बैंक को शामिल करने की, देखा ये जा सकता है कि क्या इस रणनीति में वो अब सफल हो पाती है या नहीं, क्या उन्हें सफलता मिलती है या नहीं, कौन इनके साथ खड़ा होगा, पीछे कौन सी पार्टी का साथ नवनीत राणा दे सकती हैं। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है, हो सकता है बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से नवनीत राणा को मिल सके।
फिलहाल नवनीत राणा जिस तरह से लाइमलाइट में बन रही हैं, हो सकता है कोई भी पार्टी उन्हें बड़ा मौका दे सके, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो हैं और जिस तरह से एक महिला होने के नाते लोगों के दिलों में छा चुकी हैं, तो हो सकता है उनको महिला मंत्री के नाम पे एक अच्छी जिम्मेदारी भी मिल सके। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे के अपडेट्स में होता क्या है, क्या नागपुर का माहौल जिस तरह से अब बन रहा है हिंसा की जड़ तो ना बन जाए, या नवनीत राणा का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। इन मुद्दों पर लगातार चर्चा करते रहेंगे, आते रहेंगे और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।